हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है। मैं अभी अभी 17 साल की हुई हूँ। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में काफी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर में पैसों की बहुत कमी है। लेकिन कम उम्र होने के कारण मुझे अच्छे बुरे का कुछ खास पता नहीं था। मैं कम उम्र में ही पैसा कमाने के बारे में सोचने लगी और काम की तलाश में निकल पड़ी। फिर एक दिन मुझे मेरी चाची ने एक बड़ी फैक्ट्री के सेठ से मिलवाया। वो सेठ मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी फैक्ट्री की तरफ ले गया और मेरे साथ कुछ ऐसा गलत किया जिसकी कहानी मैं आपको अपने शब्दों में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मेरे घर में मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरे पिताजी रहते हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम पूजा है। मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं और बाहर किसी काम पर नहीं जा पाते। इसी गरीबी की वजह से आज से कुछ साल पहले हमारी माँ भी हमको छोड़ के किसी के साथ चली गई। मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाई। पैसों को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। मेरे चाचा चाची भी हमारे साथ नहीं रहते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ा दूर था। वो कभी कभी हमारे घर में आया करते थे, लेकिन चाची हमारा बहुत फिक्र करती थी। मेरी बहन की उम्र 20 साल है। वो मेरे से 3 साल बड़ी है और वो भी मेरी तरह दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। गरीबी के कारण हम दोनों बहनों के शौक अधूरे ही रह गए थे। पापा शराब पीने के कारण बीमार रहते थे। आमदनी का कोई साधन नहीं था। दिन पर दिन घर की हालत खराब होती गई। मेरी बड़ी बहन काम ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिला। फिर मेरी बहन गांव में ही एक घर में साफ सफाई का काम करने लगी, लेकिन वो लोग भी काम करवाने के बाद जल्दी पैसा नहीं देते थे और काम भी बहुत ज्यादा था, इसलिए वो ज्यादा टाइम काम नहीं कर पाई। फिर एक दिन हमारी चाची हमारे घर आई। चाची का नाम रितिका है। वह एक बार डांसर है और घर चलाने के लिए उसे बार में डांस करना पड़ता है, जो अब उसका शौक बन गया है। कुछ दिन बाद हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद से परिवार में हम दोनों बहनें ही रह गई। मेरी बहन हमेशा से हमारे घर की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर चिंता करती रहती है, क्योंकि हमारे पास आमदनी का कोई भी साधन नहीं था। घर में बहुत ज्यादा तंगी आ चुकी थी। अब तो कई कई दिन तक हमें भूखा रहना पड़ता था। हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे किनारा कर लिया था। दीदी ने नौकरी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको कहीं पर भी काम नहीं मिला। घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। जितने भी पैसे थे पिताजी के इलाज पर सब खत्म हो चुके थे। फिर एक दिन रितिका चाची हमारे घर में आई और हमारे घर के हालात को देखकर मेरी बड़ी बहन को कहने लगी, देख पूजा, तेरे घर के हालत ठीक नहीं है। तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती हो? अभी तुम 20 साल की हो चुकी हो, खूबसूरत हो और जिंदगी जीने के लिए और क्या चाहिए? दीदी बोली, मुझे कौन काम देगा और मुझे कोई भी काम का अनुभव भी नहीं पता है और ना ही मैंने पढ़ाई की है। काम कैसे करूंगी? ऐसे में मैं किसके पास जाऊं कि मुझे काम दो? फिर चाची बोली, तुम उसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हें पैसे कमाने की कला बताऊंगी। बस तुम मेरी बात मानकर जो मैं बोलूंगी उसे करते रहना। दीदी बोली, ठीक है। फिर चाची बोली, तो मैं कल आऊंगी तेरे पास, फिर हम बाजार जाकर कुछ नए कपड़े लेकर आएंगे। दीदी बोली, लेकिन इन सब के लिए इतना पैसा मेरे पास नहीं है। चाची कहने लगी, तू पैसे की चिंता मत कर, मैं हूं ना, मुझे बाद में कमाने के बाद पैसा चुका देना, लेकिन अभी वैसा ही कर जैसा मैं कहती हूँ। दूसरे दिन चाची बहुत ही सुंदर कपड़े पहनकर मेरे घर आई। मैं बस देखती ही रह गई कि चाची के पति कोई काम तो करते नहीं, पर चाची के पास इतना पैसा और इतने अच्छे कपड़े पता नहीं कहाँ से आते हैं। चाची हमको बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? दीदी बोली, नहीं चाची, कुछ भी नहीं, बस आपको देख रही थी, क्या लग रही हो आप। फिर मेरी दीदी और चाची दोनों बाजार चली गई। वहाँ से ढेर सारे कपड़े लेकर आई। जाते समय तो मेरी दीदी सिंपल सूट में गई थी, लेकिन जब वापस आई तो कुछ पल के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह मेरी बड़ी बहन है। वो जैसे किसी फिल्म की हीरोइन लग रही हो। मैं अपनी बहन को देखती रह गई।
क्योंकि वो पहचान में ही नहीं आ रही थी। उसने पैंट और टॉप पहन रखा था और ब्यूटी पार्लर से सज धज कर आई हुई थी। कुछ देर बाद लगभग शाम को एक बड़ी सारी कार मेरे घर के बाहर आई। उसमें से एक 50 साल की उम्र का आदमी बाहर निकलकर मेरे घर में आया। चाची उनको बोल रही थी, आइए सेठ जी, हम दोनों तैयार हैं, आप एक बार अंदर आकर उसे देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। सेठ बोला, ठीक है, मेरे बारे में तो बता दिया है ना कि क्या काम करना होगा, बाकी सारी व्यवस्थाएं मेरी तरफ से फ्री होंगी। चाची बोली, हाँ सेठ जी, मैंने इसे सारी बात बताई है, बाकी आप अंदर आकर देख लीजिए। चाची और उस सेठ की बातें सुनकर इतना तो मैं समझ गई थी कि चाची मेरी बहन को कोई काम दिला रही है। फिर वह आदमी कमरे के अंदर जाता है। उसके अंदर जाने से पहले ही मैं उसी कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई और अपनी बहन और सेठ की बातें सुनने लगी। वह बोल रहा था कि मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है, वहां पर आपको काम करना होगा। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? तुम अभी मेरे साथ फैक्ट्री चलो और तुम्हें सारा काम समझा देता हूँ और तुम वहां भी रह सकती हो। इसकी सारी व्यवस्थाएं मेरी होंगी और तुम्हें इसके बदले बहुत पैसे और कपड़े भी मिलेंगे। बाकी बातें मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। दीदी बोली, ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या क्या करना होगा मुझे? फिर चाची बोली, अरे आप लोग सब बातें यही करोगे या फिर फैक्ट्री में जाकर काम भी शुरू करोगे? चाची हम दोनों बहनों के साथ फ्रेंड के जैसे रहती थी और हमारा बहुत फिक्र करती थी और हमारे घर में अक्सर आती जाती रहती थी। सेठ जी मेरी बहन को देखकर चाची को बोले, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे ऐसा एम्प्लॉय ही चाहिए था। चाची बोली, सेठ जी सब आपकी ही तो मेहरबानी है जो मैं आज इतनी सुखी जिंदगी जी रही हूँ। आपने मेरी बहुत ही हेल्प की है। वो सेठ मेरी चाची और मेरी बहन से बातें कर रहा था और साथ ही साथ मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। उसके बाद सेठ मेरी बहन को मेरे सामने ही कार में बैठाकर फैक्ट्री की तरफ ले गए। चाची मेरे पास ही रुक गई। तब मैंने चाची से पूछा, मेरी बहन कौन सी ड्यूटी पर गई है, कितने घंटे की ड्यूटी है और कितना वेतन मिलेगा चाची? चाची बोली, बेटी इस नौकरी में वेतन फिक्स नहीं होता है, जितना भी होगा वो खुद बता देंगे। इसमें बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होती है, आपको सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना पड़ेगा। खाने पीने का सारा इंतजाम फैक्ट्री में ही होता है। चाची बोली, क्यों तुम ऐसे पूछ रही हो बेटी, क्या तुम भी ऐसा काम करोगी? अगर हाँ कहोगी तो अभी बताओ, मेरे एक फोन पर बहुत से सेठ लोग आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए और तुम भी फैक्ट्री में काम के लिए लग सकती हो। बढ़िया कपड़े और सभी खाना पीना फ्री और मुंह मांगे पैसे भी। अगर तुम भी उस फैक्ट्री में काम करना चाहती हो तो बताओ, तेरी दीदी को भी पता नहीं चलेगा। बोलो। अब मैं सोच रही थी कि अगर मैं भी काम करने लग जाऊं तो घर के हालात और भी बेहतर हो सकते हैं, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं डर बना था कि कहीं अगर मेरी दीदी को पता चला कि मैं भी नौकरी करती हूँ तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगी। इसलिए फिर मैंने चाची को मना कर दिया कि मैं काम नहीं करूंगी। चाची बोली, ठीक है बेटा, जब भी मेरी जरूरत पड़े तो बोल देना, मेरा मोबाइल नंबर तेरे पास है। यह कहते हुए वह चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद मैं अंदर गई और आईने के सामने खड़ी होकर एक तक अपने आप को देखने लगी। फिर अगले दिन से मैंने अपने आप को बहुत बदला, कपड़े पहनने से लेकर चलने और बात करने तक। ऐसे दिन बीतने लगे। फिर एक दिन अचानक मेरी बहन बोली, सोनाली, मुझे कुछ फैक्ट्री के काम के सिलसिले से 1 महीने के लिए मुंबई जाना है। तू चाची के साथ उनके ही घर पर सोने के लिए जाना। अगर कोई जरूरत पड़े तो चाची को बोल देना। तेरे रहने को लेकर मेरी चाची से बात हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, लेकिन आप किसके साथ जा रही हो और ऐसा क्या काम है जो 1 महीने तक आप मुंबई में रहोगी? इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो मेरी बहन ने कहा, मुझे सेठ जी अपने पैसे से लेकर जा रहे हैं। उनका कंपनी का कुछ काम है, फैक्ट्री की कोई डील है। मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि जैसे मेरी बहन मेरे से कुछ छुपा रही हो। अगले दिन मेरी बहन सेठ जी के साथ चली गई।
और मैं सारा दिन अपने घर पर रही और फिल्म देखकर दिन काटने लगी। शाम को चाची मेरे घर आई। चाची काफी खूबसूरत कपड़े पहनकर आई थी, टॉप और जीन्स, जो बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। चाची मुझे बोली, अरे बेटी क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, ऐसे ही बैठी हूँ। आज आप काफी सुंदर लग रही हो इन कपड़ों में। कब खरीदे आपने? काफी महंगे लग रहे हैं। चाची बोली, कल ही मार्केट गई थी और वहाँ से खरीद कर लाई हूँ। अगर तुमको भी पसंद आए हैं तो मैं तुमको भी मार्केट से लेकर दूंगी। चाची मुझे बोली, मैंने जिस काम के बारे तुम्हें बताया था उस पर क्या सोचा तुमने बेटी? ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। देख, तेरी बहन भी नहीं है और तेरा घर भी खाली है। इस 1 महीने में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए कमवा दूंगी। सेठ को फैक्ट्री के काम के लिए और लोगों की बहुत जरूरत है। बोल, क्या बोलती है? और जब तेरी बहन वापस आ जाएगी तब तुम नौकरी छोड़ देना। किसी को भी कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। क्या बोलती हो तुम? मैंने चाची से कहा। क्या सचमुच आप मुझे नौकरी दिलवाएंगी? लेकिन क्या करना होगा पहले यह तो बोलिए। चाची बोली, अभी यह तो फैक्ट्री में जाकर ही पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा काम मिलता है। हर एम्प्लॉय के काम अलग अलग होते हैं। उसके बाद मैंने चाची को नौकरी के लिए बोल दिया और चाची ने सेठ जी से बात की और मेरी नौकरी पक्की कर दी। कुछ देर बाद सेठ जी मुझे लेने के लिए घर आ गए। मैं सेठ जी के साथ गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ लेकर गए। वहां जाकर उस सेठ ने मेरे साथ कुछ ऐसा काम कर दिया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो सेठ एक हवस का पुजारी निकलेगा। मुझे जब सेठ की सच्चाई का पता चला तो उस वक्त मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मेरी जिंदगी के वो पल मुझे कभी नहीं भूलेंगे जब मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। मैं बहुत पूछता रही हूँ कि मैंने अपनी चाची और उस सेठ के ऊपर विश्वास करके खुद ही अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की है। गरीबी की वजह से हम दोनों बहनों की जिंदगी ही खराब हो गई। हमारी खुद की चाची ने ही हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। शाम होते ही वो सेठ मुझे घर छोड़ गया। मैंने अपने मन में सोच लिया था कि इस सेठ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं उस सेठ ने कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। अगली सुबह मेरी बड़ी बहन भी घर आ गई और हम दोनों बहनों ने पुलिस स्टेशन जाकर उस सेठ और मेरी चाची के खिलाफ कंप्लेंट की। अब वो दोनों जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा पूरी कर रहे हैं। भगवान ऐसी गरीबी न दे कि किसी की जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। रात के 10 बज चुके थे। आज मेरी सुहाग रात थी। मैं बेडरूम में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई मेरे कमरे में दाखिल हो जाता है। जब मैंने अपनी नजरें उठाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर आने वाला इंसान मेरा पति नहीं बल्कि मेरा ससुर था। वो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत था। मुझे वो इंसान कम और हवस का पुजारी ज्यादा लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे बेड के ऊपर आकर बैठ गया और मुझे अपनी हवस भरी नजरों से देखने लगा। फिर उसने मेरे साथ जो किया उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान स्त्री हूँ। मेरा रंग गोरा है और मेरा कद 5 फुट 4 इंच है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगरी की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और शहर में अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। तभी अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने मेरी जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया। मुझसे भूल हो गई थी कि मैं किसी को प्यार कर बैठी थी, लेकिन हमारे गांव के लोग पुरानी रस्मों रिवाज के मुताबिक चलते थे, क्योंकि मैं जिस गांव से थी वहां पर मोहब्बत करना पाप समझा जाता था। जब मेरे गांव के लोगों को पता चला कि मैं किसी लड़के को मोहब्बत करती हूँ
तो उन लोगों को यह बात हजम ही नहीं हुई। पूरे गांव के लोगों ने मेरे घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया। इसी बात से तंग होकर मेरे पापा ने फैसला लिया कि वह जल्द से जल्द मेरी शादी कर देंगे। उनका कहना था कि वो मेरी शादी अपने पुराने गांव में करना चाहते हैं, जहां पर उनका जन्म हुआ था। मेरा रिश्ता गांव के एक लड़के के साथ तय हो गया था। फिर मैंने भी अपने परिवार की इज्जत बचाने की खातिर शादी करने के लिए हाँ कर दी। 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई। मैं विदा होकर गांव में अपने ससुराल आ गई। मेरी आंखों में अपने ससुराल और अपने पति को लेकर बहुत सारे सपने थे। गांव में मेरा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया। मैंने सुना था कि मेरा पति मेरे सास ससुर का इकलौता बेटा है। मैं बहुत खुश थी कि आज मेरी सुहागरात है। रात के 10 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ देर के बाद अचानक किसी ने दरवाजा खोला और कोई मेरे बेडरूम में दाखिल हो गया। जब मैंने अपना घूंघट उठाकर देखा तो अंदर आने वाला इंसान मेरा पति तो नहीं था, बल्कि वो मेरा ससुर था। जब मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। ससुर को अपनी तरफ बढ़ता देख मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई कि आखिर वो रात के समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। मैंने जल्दी से उनको देखकर अपना घूंघट पूरी तरह से अपने चेहरे पर ओढ़ लिया। मेरे ससुर कमरे में आते ही मेरे पास बेड पर आकर बैठ गए। उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। उनको इस तरह से देखकर मैं बहुत ही घबरा गई। वो मुझे हवस भरी नजरों से देख रहे थे और मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे। मैंने झटके से उन्हें दूर कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं उनको बोल रही थी कि आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी शादी तो उनके बेटे राहुल के साथ हुई है और ये तो मेरे ससुर है। मेरे ससुर ने जब मुझे दोबारा से छुआ और मेरे करीब आए तो मैंने जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगे, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। फिर वह मुझे कहने लगा कि ये हमारे गांव की परंपरा है। मैं उनकी बात सुनकर सोच विचार में पड़ गई कि आखिर ये कौन सी परंपरा है। मुझे तो ऐसी किसी भी परंपरा के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। वो कहने लगा कि जब लड़की शादी करके पहली बार हमारे गांव में आती है तो शादी की पहली रात से लेकर 40 दिन तक उसका ससुर उसके साथ सुहागरात मनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे गांव में बड़े लोगों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। इसलिए घर की बहू पर भी पहले बड़ों का हक होता है। मैं तुम्हारे साथ 40 दिन तक इस रस्म को पूरा करूंगा और हमारे गांव की इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने ससुर की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई कि आखिर यह कैसी परंपरा है और मेरा पति वो कैसा इंसान है जो अपनी पत्नी को 40 दिन के लिए अपने पिताजी के हवाले छोड़ने वाला है। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं ऐसी किसी भी परंपरा को नहीं मानती। मेरी शादी जिसके साथ हुई है मैं उसी के साथ सुहागरात मनाऊंगी और उसी के साथ रहूंगी। तो मेरा ससुर कहने लगा कि जितना तुमसे कहा जा रहा है बस उतना ही करो, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी शादी इस गांव में हो चुकी है और तुम्हारा पिता तो इस गांव की सारी परंपराओं और रस्मों रिवाजों को अच्छी तरह से जानता है। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या कि हमारे गांव की हर औरत के साथ ऐसा ही होता आया है। फिर उसने मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो सारी रात मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। न तो मेरी मदद करने के लिए मेरा पति आया और न ही मेरी सास आई। मेरे ऊपर किसी को भी दया नहीं आई। वहाँ पर मेरी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। मुझे तो मजबूरी में ही अपने ससुर को अपना पति मानना पड़ रहा था। मैं अपने पति से शादी करने के बावजूद भी 40 दिन तक अपने पति के लिए अनजान थी और वो भी मेरे लिए अनजान बनकर रह रहा था। जब 40 दिन गुजरे तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में मुश्किलें कम हो जाएंगी। जिस दिन मेरी शादी को 40 दिन पूरे होने वाले थे
उस रात मेरा पति मेरे साथ सुहागरात मनाने वाला था, क्योंकि 40 दिन अपने ससुर के साथ रहने वाली रस्म अब पूरी हो चुकी थी। मेरा पति राहुल मेरे कमरे में आया और उसने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन अब मुझे अपने पति के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अब मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने दिल की चाहत मेरे साथ पूरी कर चुका था। अब मेरे ससुर ने भी मेरे कमरे में आना बंद कर दिया था और पति की तरह हक जमाना भी बंद कर दिया था। अब मेरा पति मेरे साथ रहने लगा था। अभी 1 हफ्ता और गुजरा था कि मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मेरी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चा मेरे ससुर का है या फिर मेरे पति का है, क्योंकि पिछले 40 दिनों से मेरे साथ मेरा ससुर रात गुजार रहा था और अभी 1 हफ्ते से मेरा पति। बस दिन इसी तरह से गुजरते गए और मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे। फिर कुछ दिनों बाद मेरा पति मुझे चेकअप कराने के लिए शहर डॉक्टर के पास लेकर गया। वहां पर मुझे मेरी एक पुरानी दोस्त मिली जो कॉलेज टाइम में मेरे साथ पढ़ा करती थी। अब वो एक न्यूज रिपोर्टर बन चुकी थी। वो मुझे बोली, पायल यार, तुमने मुझे अपनी शादी पर क्यों नहीं बुलाया? लेकिन मैं अपने पति के सामने उसको कोई भी जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मैं बहुत ही उदास थी। मेरा चेहरा और मेरी हालत देखकर वो समझ गई कि मैं किसी मुश्किल में हूँ। फिर वो बोली कि अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे घर आऊंगी। पर मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे घर आए, क्योंकि मैं उसके सामने अपने ससुराल वालों की सच्चाई नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुझे मिलने के लिए मेरे ससुराल चली आई। मेरी दोस्त मेरे साथ कमरे में बैठी हुई थी और मेरी हालत देखकर मुझे कहने लगी, पायल तुम कैसी हो गई हो? तुम तो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसे कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। उसने मुझसे मेरी शादी की पहली रात के बारे में पूछा, मगर मैं उसे अपने बारे में बताना नहीं चाहती थी। जब उसने शादी की पहली रात का जिक्र किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरी दोस्त समझ गई कि कोई बात तो जरूर है। फिर मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि शादी के बाद मेरे साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। मेरी पूरी कहानी सुनकर मेरी दोस्त के तो होश ही उड़ गए। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकालो, मैं अपने बच्चे को इस घर में जन्म नहीं देना चाहती। मेरी दोस्त ने मेरी बहुत मदद की और अगले ही दिन वो मुझे घर से निकालकर पुलिस स्टेशन ले गई। हम लोगों ने मेरे ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और मैंने सब कुछ बताया कि कैसे मेरे ससुर ने इतने दिनों तक मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मेरी सास जो मेरे ऊपर दिन रात जुर्म करती थी और मेरा पति जो खामोश होकर सब कुछ देखता रहा। जो भी मेरे साथ हुआ था मैंने सब कुछ बताया। फिर मेरी दोस्त ने कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को बुलाया और हम पुलिस को साथ लेकर मेरे ससुराल पहुँचे। पुलिस ने मेरे ससुर, मेरी सास और मेरे पति तीनों को अरेस्ट कर लिया। अब वो तीनों जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा पूरी कर रहे हैं। फिर मेरी दोस्त मुझे अपने घर ले आई, क्योंकि मैं वापस अपने माता पिता के पास भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे इस नर्क में डाला था। कुछ दिनों के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। अब मैं अपनी दोस्त के पास रहकर एक नौकरी कर रही हूँ, अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। हमेशा मुझे घूर घूर कर देखता रहता था, जैसे कि मुझे कच्चा ही खा जाएगा। मैं उसकी गहरी नजरों को समझ नहीं पा रही थी। मैं तो अपने भाई को बहुत ही शरीफ समझती थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे कोई ऐसा काम करने को बोला जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनु है और मैं अभी बीटीसी की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा। मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैं अपने शरीर को पूरा मेंटेन करके रखती हूँ और रोज सुबह व्यायाम भी करती हूँ, जिससे कि मैं फिट रह सकूं।
मेरे भाई की उम्र 21 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में हर बात भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, सचिन तुम्हें कोई पसंद है क्या? सचिन बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसी मिले तब तो प्रयास करूंगा। इतने में वहां पर मम्मी आ गई और सचिन को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं था। शायद मम्मी और सचिन अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी माँ और सचिन भाई मार्केट से आ गए तो मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वो अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे को ऐसा नहीं कहा था। तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे अनु, तुम क्या सोच रही हो? मैंने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूं। फिर मैंने उससे पूछा, नेहा यार, कोई उपाय बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। नेहा मुझे गुस्से से देखी और बोली, अरे चल यार, हम लड़कियों के लिए पैसा कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि हमारा क्लास खत्म हो चुका था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी, इधर मैं भी अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई सचिन को देखा। उसको देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। सचिन अपने साथ किसी को लेकर घूम रहा था। वो दोनों किसी होटल की तरफ जा रहे थे। मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतनी मेहनत करके पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन ये सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और सचिन के आने का इंतजार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी ये सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। फिर शाम के समय जब सचिन घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वो टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, सचिन, तुम मार्केट में ऐसे क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो, वरना तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूमूंगा। उनके साथ घूमने में काफी मजा आता है और मेरे लिए यही सही है। अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? वो मुझे गुस्से में बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तो सचिन तुरंत बोला, जैसे मेरे साथ वो घूमती है, अब से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी जरूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उससे कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमने लगूं? तो इस पर सचिन बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ। मैं जो भी कर रहा हूं तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूं। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात भी याद आ गई कि वो मुझे क्यों इतने अजीब तरीके से घूर घूर कर देखता था। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोच सोचकर मेरी टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैं अब तक यह सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा भाई भी ऐसा कुछ करने की सोच सकता है। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा और घर वालों को अच्छा खासा कमाकर लाकर देगा, लेकिन वह तो अभी से गलत कामों में पड़ गया था। लेकिन यह बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरा भाई खुद के साथ साथ घर वालों की और मेरी भी जिंदगी खराब करने वाला है। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। मैं उसे पति पत्नी के जैसे रहने के लिए भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि दुनिया की नजरों में वह मेरा भाई था।
फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद ये बात घर में ही रहेगी, इससे हमारे घर वालों की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो सचिन के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने उसे बहुत समझाया कि यह सही नहीं है, लेकिन वो मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है सचिन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम भी किसी के साथ आज के बाद दिखाई मत देना। वह बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मेरे भाई से बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई जिसके साथ मेरा भाई इधर उधर घूमता था और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी। क्योंकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर पापा और सचिन नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और सचिन शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर सचिन ने मुझे कपड़े दिलवा दिए और अपने लिए भी कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई सचिन मुझसे कहने लगा, चलो दीदी, अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और उसी दिन के बाद से मैं सचिन के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उसका एकदम पति की तरह ध्यान रखती थी और वह मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखता था। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई काफी खुश था और साथ साथ मैं भी काफी खुश थी। अब मेरा भाई बहुत ज्यादा सुधर गया है। वह किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और घर आकर मेरे साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहता है। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तो मजबूरी में ही मेरे भाई को इस तरीके से समझाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं उस दिन अपने भाई की बात नहीं मानती तो आज पता नहीं वो कहां कहां गलत काम कर रहा होता और अपने साथ हमारे घर वालों की जिंदगी भी खराब कर देता। लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था, क्योंकि अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। लगभग 4 महीने बाद मेरी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और मैं वहां चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा था। हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं और मेरा भाई सचिन भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की राह पर चल रहा है। इस तरह से मैं और मेरे भाई ने एकदम पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया। और आगे तो आप सब समझ ही सकते हो, वो तो आप सबको पता ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी हर कहानी समय पर मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह खुद ही कटोरी में तेल लेकर कमर पर लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका हाथ अच्छे से नहीं पहुंच रहा था। वो मुझे बोल रहे थे, सोनाली, जब तुम्हारी माँ रहती थी तो कभी कभी मेरी कमर की मालिश कर दिया करती थी, पर अब मैं अकेला हो गया हूँ तो क्या करूँ। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, भले ही मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। जब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं उनके हाथ से कटोरी लेकर उनकी कमर में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाली स्टोरी आसानी से मिल सके। मेरा नाम सोनाली है। मैं 24 साल की खूबसूरत औरत हूँ। अभी 15 दिन का मेरा एक बेटा है। आज मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने कैसे अपने पिता के साथ पुत्र रत्न प्राप्त किया। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे साथ मेरे ससुर, मेरे पति सारे खुश हैं। पर यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ?
क्या मेरे पति को इसके बारे में पता है? क्या मेरे परिवार को इसके बारे में पता है? आज यह सब कुछ आपको अब मैं बताने वाली हूँ। मैं ऐसे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक बहुत गरीब घर की रहने वाली हूँ। मेरे पति बचपन से ही मुंबई में रहे थे। उनके हमारे गांव में रिश्तेदार थे, इस वजह से वह आया जाया करते थे। मेरे घर के सामने ही उनके रिश्तेदारों का घर है, इस वजह से नैन मटक का हमेशा हम दोनों के बीच में चलते रहता था। इस वजह से मैं उनके चक्कर में आ गई। मुझे लगा कि अब मैं भी मुंबई चली जाऊंगी और वहीं पर ऐश करूंगी, मजे करूंगी। इसलिए मैंने उनके साथ प्रेम विवाह कर लिया और मुंबई आ गई। पर जब मैं मुंबई आई तो मैं हैरान हो गई। जैसा मेरे पति ने बताया था कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में सब कुछ है, पर वैसा कुछ भी नहीं था। मैं प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि मैंने सही को सही नहीं समझा और गलत को गलत नहीं समझा। मेरे घर वाले मुझे मना करते रहे कि तुम इसके साथ शादी मत करो, पहले जाकर सब कुछ चेक करेंगे, मुंबई जाकर देखेंगे कि लड़के के पास कुछ है भी या नहीं। पर मैंने उन लोगों को मना कर दिया था कि लड़के को देखने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है और रही बात जैसे वो रखेगा वैसे ही मैं रह लूंगी। मैं भी मुंबई जाकर काम कर लूंगी और वही जाकर बस जाऊंगी, जैसे और भी मेरे गांव की लड़कियों ने ऐसा किया है। मुझे भी लगा था कि जिंदगी इतनी आसान होती है, अपने पति के साथ रहूंगी और खूब ऐश करूंगी। पर दोस्तों, ये सब सपने की बात होती है, हकीकत में यह सब बातें नहीं होती। खैर जाने दीजिए, वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब मैं उसके साथ शादी करके फंस गई हूँ तो क्या कर सकती हूँ। शादी के कुछ वक्त बाद ही मैं जान गई थी कि मेरा पति मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। हमारी शादी को 2 साल बीत चुके थे, मुझे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरे पास इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मैं खाना खा पाती थी क्योंकि मेरा पति उतना ज्यादा पैसा नहीं कमाता था। मैं अपना दुख किसको बताती। मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरी माँ की भी मौत हो चुकी थी। जब मैं 10 साल की थी उस वक्त मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पिताजी मेरी माँ से बहुत कम उम्र के थे। उनकी और मेरी उम्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बच्चा ना होने की वजह से जब मैं इलाज करवा कर थक गई तो मैंने अपने पिताजी को फोन किया और अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरे पति ने भी उनके साथ बात की और सब कुछ बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, बच्चा नहीं हो रहा है। मेरे पिताजी ने एक डॉक्टर से बात किया और वह डॉक्टर ने हमें बुलाया। मैं अपने पति के साथ बरेली आ गई और डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा। मेरा चेकअप हुआ और मेरे पति का भी चेकअप हुआ। फिर पिताजी मेरे पति को बोले कि तुम सोनाली को यहीं पर छोड़ दो, डॉक्टर जो कहती है वह सब एक बार समझ लो, उसके बाद ले जाना गाँव। दूसरे दिन मेरे पति मुझे पिताजी के पास छोड़कर मुंबई चले गए। क्योंकि मेरे पति की अभी नई नई जॉब लगी थी, वो ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते थे। हमारे घर वालों को भी ये आइडिया अच्छा लगा। मैं अपने पिताजी के यहाँ रुक गई और मेरे पति वापस मुंबई चले गए। जब से मेरी माँ की मौत हो चुकी है तभी से पिताजी घर में अकेले ही रहते हैं। जब डॉक्टर का रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरे पति में ही खराबी है। मेरा पति कभी भी बाप नहीं बन सकता, उसके अंदर कुछ कमी है। यह बात पता चलते ही मेरा माथा ठनक गया। अब मैं किसको क्या बोलूं? मैं अपने मन से शादी की थी, इसलिए मैं किसी का कसूर भी नहीं निकाल सकती थी। मैं अब बहुत ही टेंशन में रहने लगी थी क्योंकि जब मुझे कोई बच्चे के बारे में पूछता तो मैं सोचती कि उनको क्या बताऊं। शादी के बाद ऐसे भी हमारे घर वाले बदल गए थे। मेरे सास ससुर भी ज्यादा मुझे प्यार नहीं करते थे। पति मुझे बहुत प्यार करता था, पर वह किस काम का जब मैं उसके बच्चे की माँ ही नहीं बन सकती। मैं यह सब सोचकर पिताजी के कंधे के ऊपर सिर रखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। पिताजी मुझे दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। वो समझा रहे थे, क्या करोगी सोनाली, जो किस्मत में है वही होगा। मैं भी समझ गई, जो किस्मत में है अब उसको तो कोई काट नहीं सकता और मैं पति तो बदल नहीं सकती। पर मेरे पिताजी ने एक बात बताई कि देखो सोनाली,
अभी यह सब बात तुम अपने पति को मत बताना। तुम कहना कि मैं यहीं रहकर इलाज करवाऊंगी। डॉक्टर बोली है कि यहीं पर रहो और इलाज करवाओ। फिर धीरे धीरे मेरा पिताजी के साथ संबंध और भी ज्यादा अच्छा हो गया। पिताजी को भी एक कंपनी मिल गई थी और मैं भी खुश थी। अच्छे से खा पी रही थी, घूमती थी। मैं धीरे धीरे हंसने बोलने लगी थी। दुख दूर हो गया था। मेरे पिताजी बड़े ही रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। फिर एक दिन की बात है, पिताजी की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह खुद ही कटोरी में तेल डालकर बोले कि आज मैं अपने से ही तेल लगा लेता हूँ। तुम्हारी माँ रहती थी तो कभी कभी मेरी कमर की मालिश कर देती थी, पर अब अकेला हो गया हूँ तो क्या करूँ। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। भले ही मैं आपकी सुतेली बेटी हूँ, जब आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं उनके हाथ से कटोरी लेकर उनकी कमर में तेल लगाने लगी। तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि मैं उनकी आंख से आंख नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि मुझसे वो गलती हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अचानक से पिताजी बोले थे कि सोनाली, मैं एक बात तुमको बताऊं। तुम्हें पता है तुम्हारे पति में खराबी है, मुझे पता है तुम्हारे पति में खराबी है, पर दुनिया को नहीं पता और ना ही तुम्हारे पति को ये बात मालूम है। तुम चाहो तो माँ बन सकती हो और जिंदगी अच्छे से काट सकती हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि लव मैरिज किया है तुमने। तुम अपने पति को छोड़ भी नहीं सकती हो। आजकल गलत संबंध बनाने के लिए लोग किसी से भी अपने रिश्ते बना लेते हैं। दिक्कत तब होती है जब कई मर्दों से संबंध रखने वाली औरत पेट से हो जाती है तो सारे मर्द उसका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। मैं अच्छे से समझ रही थी कि पिताजी मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मैंने उनकी बात पर अमल किया और उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं भी तो माँ बनना चाहती थी और मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। फिर मैंने सब कुछ पिताजी के हवाले छोड़ दिया